मैं ये कैसे भूल सकता था? यह नोटबुक उसकी जेब में थी जिस दिन वह भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे तभी पाया था जब केंट ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी थी और फिर किसी बिंदु पर उस अराजकता के बीच मुझसे यह गिर गई होगी। और अब मुझे एहसास होता है कि मुझे इसे शुरू से ही ढूंढना चाहिए था। मैं नीचे झुककर इसे उठाता हूं, उसके पन्नों से कांच के छोटे छोटे टुकड़े झाड़ता हूं। मेरा हाथ कांप रहा है और मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही है। मुझे नहीं पता इसमें क्या हो सकता है। तस्वीरें, नोट्स, उलझे हुए अधूरे विचार, कुछ भी हो सकता है। मैं नोटबुक को उलट पलट कर देखता हूं। मेरी उंगलियां उसके खुरदुरे घिसे हुए कवर को महसूस करती हैं। इसका रंग फीका भूरा है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि यह धूल और समय की वजह से ऐसा हुआ है या फिर यह हमेशा से ही ऐसा था। मैं सोचता हूं, यह उसके पास कब से होगी? उसने इसे कहां से हासिल किया होगा? मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता हूं। मेरे पैरों की पिंडलियां उसके बिस्तर से टकराती हैं। मेरे घुटने जवाब देने लगते हैं और मैं खुद को गद्दे के किनारे संभालता हूं। मैं कांपती सांस लेता हूं और अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैंने उसे पागल खाने में बिताए समय के दौरान रिकॉर्ड किए गए फुटेज में देखा था, लेकिन वे वीडियो लगभग बेकार थे। वहां रोशनी हमेशा बहुत कम रहती थी। खिड़की से आने वाली हल्की सी धूप कमरे के अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए नाकाफी थी। अक्सर वह बस एक धुंधली आकृति की तरह दिखती थी, एक काली छाया जिसे कोई नोटिस भी न करे। हमारे कैमरे केवल हलचल को रिकॉर्ड करने में सक्षम थे और कभी कभार जब सूरज की रोशनी सही कोण पर उस पर पड़ती थी तभी उसका चेहरा ठीक से दिखाई देता था, लेकिन वह शायद ही कभी हिलती थी। उसका ज्यादातर समय या तो अपने बिस्तर पर या कमरे के किसी अंधेरे कोने में चुपचाप बैठकर बीतता था। वह शायद ही कभी बोलती थी, और जब बोलती थी तो कभी शब्दों में नहीं। वह केवल संख्याओं में बात करती थी, गिनती। उसका वहां बैठना कुछ ऐसा था जो अवास्तविक सा लगता था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, उसकी आकृति की रूपरेखा तक डिसर्न नहीं कर सकता था। फिर भी वह मुझे मोहित कर रही थी। कैसे वह इतनी शांत, इतनी स्थिर लग सकती थी? वह एक ही स्थान पर घंटों बैठी रहती थी, बिना हिले डुले, और मैं हमेशा सोचता था कि वह अपने दिमाग में कहां होती होगी, वह क्या सोच रही होगी, वह उस एकाकी दुनिया में कैसे जी रही होगी। बाकी सब चीजों से ज्यादा मैं उसे बोलते हुए सुनना चाहता था। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब था। मैंने हमेशा यही उम्मीद की थी कि वह किसी ऐसी भाषा में बोलेगी जिसे मैं समझ सकूं। मैंने सोचा था कि वह किसी सरल चीज से शुरू करेगी, शायद कुछ अस्पष्ट, अधूरा। लेकिन जब पहली बार हमने उसे कैमरे पर बोलते हुए पकड़ा तो मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। मैं वहां बैठा रहा, मंत्रमुग्ध। मेरी नसें तनाव में तनी हुई थी जब उसने एक हाथ दीवार पर रखा और गिनती शुरू कर दी। 4572। मैंने उसे गिनते हुए देखा, 4572 तक। उसे 5 घंटे लगे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह अपनी सांसें गिन रही थी। इसके बाद मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। वह बेस पर आने से बहुत पहले से ही मेरे दिमाग में थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि वह इस समय क्या कर रही होगी। क्या वह फिर से बोलेगी? अगर वह जोर से नहीं गिन रही थी तो क्या वह अपने दिमाग में गिन रही थी? क्या वह कभी अक्षरों में सोचती थी, पूरे वाक्यों में? क्या वह गुस्से में थी, उदास? उसे एक उग्र, पागल जानवर बताया गया था, लेकिन फिर भी वह इतनी शांत क्यों लग रही थी? क्या यह कोई चाल थी? मैंने उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों से जुड़े हर कागजात को देखा था। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स की हर एक जानकारी पढ़ी थी। मैंने स्कूल की शिकायतों, डॉक्टरों के नोट्स, रीएस्टेब्लिशमेंट द्वारा दिए गए उसके आधिकारिक सजा आदेश, और यहां तक कि उसके माता पिता द्वारा भरा गया मानसिक अस्पताल का प्रश्नावली फॉर्म भी देखा था। मुझे पता था कि उसे 14 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। मुझे पता था कि उस पर कठोर परीक्षण किए गए थे। उसे खतरनाक और प्रयोगात्मक दवाइयां लेने के लिए मजबूर किया गया था और उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी से गुजरना पड़ा था। सिर्फ 2 साल में उसे 9 अलग अलग किशोर सुधार गृहों में भेजा गया और 50 से अधिक डॉक्टरों ने उसकी जांच की थी। सभी ने उसे राक्षस कहा। वे उसे समाज के लिए खतरा और मानवता के लिए एक विनाशकारी शक्ति मानते थे। एक ऐसी लड़की जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर देगी, और जिसने पहले ही एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी थी। 16 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे बंद करने की सिफारिश की और फिर उसे कैद कर दिया गया। लेकिन यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। एक लड़की जिसे समाज ने, उसके अपने परिवार ने ठुकरा दिया था, उसके अंदर कितना कुछ दबा होगा। गुस्सा,
अवसाद, नफरत। लेकिन वह कहां था? वह मानसिक अस्पताल के दूसरे कैदियों की तरह नहीं थी, जो सच में मानसिक रूप से अस्थिर थे। कुछ कैदी घंटों तक खुद को दीवार से टकराते रहते थे, अपनी हड्डियां तोड़ते थे, अपनी खोपड़ी फोड़ते थे। कुछ इतने पागल थे कि अपनी ही त्वचा को नोचते रहते थे, खून निकालते रहते थे, खुद को टुकड़ों में तोड़ते रहते थे। कुछ खुद से जोर जोर से बातें करते थे, हंसते थे, गाते थे, खुद से बहस करते थे। ज्यादातर अपने कपड़े फाड़ देते थे और फिर गंदगी में नग्न खड़े रहने या सोने में कोई परेशानी नहीं महसूस करते थे। लेकिन वह एकमात्र कैदी थी जो रोज नहाती थी, अपने कपड़े धोती थी। वह खामोशी से खाना खा लेती थी, जो भी उसे दिया जाता उसे पूरा खत्म कर देती थी और अधिकतर समय खिड़की से बाहर देखती रहती थी। वह लगभग 1 साल से कैद थी, फिर भी उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई थी। मैं यह जानना चाहता था कि वह इतना कुछ दबाकर कैसे रखती थी, कैसे उसने इतनी शांति पा ली थी। मैंने बाकी कैदियों की प्रोफाइल्स मंगवाई क्योंकि मैं तुलना करना चाहता था। मुझे जानना था कि क्या उसका व्यवहार सामान्य था। वह नहीं था। मैंने उस लड़की की परछाई को देखा, जिसे मैं देख नहीं सकता था, जिसे मैं जानता तक नहीं था, और मैंने उसके लिए अविश्वसनीय सम्मान महसूस किया। मैंने उसकी मजबूती की सराहना की, उसकी स्थिरता से जलन महसूस की। कैसे वह इतनी पीड़ा सहने के बावजूद खुद को संभाले रखती थी। शायद तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या महसूस कर रहा था, लेकिन एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से जानता था। मैं उसे पूरी तरह सिर्फ अपना बनाना चाहता था। मैं उसके राज जानना चाहता था। और फिर एक दिन वह अपनी कोठरी में खड़ी हुई और खिड़की तक चली गई। सुबह का वक्त था, सूरज बस उग ही रहा था और मैंने पहली बार उसकी झलक देखी। उसने अपनी हथेली खिड़की पर रखी और बस 2 शब्द फुसफुसाए, मुझे माफ कर दो। मैंने यह दृश्य बार बार देखा, अनगिनत बार पीछे करके दोबारा चलाया। मैं किसी को भी यह नहीं बता सकता था कि मैं उसके प्रति एक नई अजीब सी दीवानगी महसूस करने लगा था। मुझे एक दिखावा करना था, बेवजह की बेरुखी, अहंकार। मेरे लिए वह बस एक हथियार थी और कुछ नहीं। एक नया अनोखा यातना का उपकरण, एक ऐसी सच्चाई जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा शोध मुझे उसकी फाइलों तक एक संयोगवश ले आया था, एक इत्तेफाक। मैंने कभी उसे हथियार बनाने के इरादे से नहीं खोजा था, कभी नहीं। उससे मिलने से बहुत पहले, उसका वीडियो देखने से बहुत पहले, उससे एक भी शब्द कहने से बहुत पहले मैं किसी और चीज पर शोध कर रहा था, किसी और के लिए। मेरे इरादे सिर्फ मेरे अपने थे। उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, यह एक झूठी कहानी थी जो मैंने अपने पिता को सुनाई। मुझे एक बहाना चाहिए था उस तक पहुंचने का, उसकी फाइलों को पढ़ने की इजाजत लेने का। यह सिर्फ एक नाटक था जो मुझे अपने सैनिकों और उन सैकड़ों कैमरों के सामने करना पड़ा जो मेरी हर हरकत पर नजर रखते थे। मैं उसे बेस पर उसकी ताकत का फायदा उठाने के लिए नहीं लाया था और मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। लेकिन ये सच्चाइयां, मेरे असली इरादे, ये सब मेरे साथ दफन हो जाएंगी। मैं बिस्तर पर जोर से गिरता हूं, हाथ माथे पर रखता हूं, फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पर खींचता हूं। अगर मैं खुद उसके पास जाने के लिए थोड़ा समय निकाल पाता तो मैं कभी भी केंट को उसके साथ रहने के लिए नहीं भेजता। मेरी हर चाल एक गलती थी, हर सोच समझकर उठाया गया कदम एक असफलता थी। मुझे बस उसे किसी के साथ बातचीत करते हुए देखना था। मुझे जानना था कि वह अलग दिखेगी या नहीं। क्या वह उन उम्मीदों को तोड़ देगी जो मैंने अपने दिमाग में बना ली थी, सिर्फ एक साधारण बातचीत से। लेकिन जब मैंने उसे किसी और से बात करते देखा, मुझे पागलपन महसूस हुआ। मुझे जलन हो रही थी, बेवजह। मैं चाहता था कि वह मुझे जाने, वह मुझसे बात करे। और उसी पल मैंने महसूस किया एक अजीब अनकही भावना कि शायद यह दुनिया में एकमात्र इंसान है जिसकी मुझे सच में परवाह हो सकती है। मैं खुद को बैठने के लिए मजबूर करता हूं। मैं हिम्मत करके अपने हाथ में जकड़े हुए नोटबुक की तरफ देखता हूं। मैंने उसे खो दिया। वह मुझसे नफरत करती है, वह मुझसे नफरत करती है, उसे मुझसे घिन आती है और शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। और यह सब मेरी अपनी ही गलती है। शायद यह नोटबुक ही अब मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है। मेरा हाथ अभी भी कवर के ऊपर मंडरा रहा है। मुझे इसे खोलने का लालच हो रहा है, बस एक बार, सिर्फ कुछ पलों के लिए, उसे फिर से महसूस करने के लिए, भले ही वह सिर्फ कागजों पर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा डर रहा है, शायद इसका अंजाम अच्छा ना हो, शायद इसमें वह सब कुछ हो जो मैं नहीं देखना चाहता। और कसम से, अगर इसमें केंट के बारे में उसकी भावनाएं लिखी हुई हैं
तो मैं शायद खुद को खिड़की से बाहर फेंक दूं। मैं अपनी मुट्ठी अपने माथे पर मारता हूं, गहरी स्थिर सांस लेता हूं। आखिरकार मैं नोटबुक खोलता हूं। मेरी नजर पहले पन्ने पर गिरती है और उसी क्षण मैं समझने लगता हूं कि मैंने क्या खोज लिया है। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हूं, बार बार सोच रही हूं कि यह सब बस मेरे दिमाग का खेल है, सब ठीक हो जाएगा। कोई अभी दरवाजा खोलेगा, कोई मुझे यहां से बाहर निकालेगा। मैं यही सोचती रहती हूं। मैं सोचती रहती हूं कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि ऐसी चीजें बस यूं ही नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता। लोग इस तरह भुला नहीं दिए जाते। लोगों को इस तरह छोड़ नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा चेहरा खून से लथपथ है जब उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया था। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, फिर भी मैं लिख रही हूं। ये कलम ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी आखिरी आवाज। क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। बस मेरा अपना दिमाग है जिसमें मैं डूब रही हूं। और अब सारे जहाज डूब चुके हैं, सारे जीवन रक्षक टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और मुझे तैरना नहीं आता। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे तैरना नहीं आता। और अब यह बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है जैसे लाखों चीखें मेरे सीने में फंसी हुई हैं, लेकिन मुझे उन्हें अंदर ही रखना है, क्योंकि चिल्लाने का क्या फायदा अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। और यहां कोई मुझे कभी नहीं सुनेगा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने चीजों को घूरना सीख लिया है। दीवारें, अपने हाथ, दीवारों में पड़ी दरारें, मेरी उंगलियों की लकीरें, कंक्रीट में छुपे भूरे सलेटी रंगों के अलग अलग शेड, मेरे नाखूनों का आकार। मैं कोई एक चीज चुनती हूं और उसे घंटों तक घूरती रहती हूं। समय का हिसाब मैं अपने दिमाग में रखती हूं, सेकंड गिनकर। दिनों का हिसाब मैं अपने दिमाग में रखती हूं, उन्हें लिखकर। आज दूसरा दिन है, आज दिन 2 है, आज 1 दिन है। आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कृपया, कृपया, कृपया। मैं जोर से नोटबुक बंद कर देती हूं। मेरे हाथ फिर से कांप रहे हैं। इस बार मैं इसे रोक नहीं पा रहा। इस बार यह कंपन मेरे भीतर गहराई से उठ रहा है, मेरे अस्तित्व की जड़ों से, एक भयानक सच्चाई के एहसास से जो मैं अपनी हथेलियों में थामे बैठा हूं। यह जर्नल उसके यहां बिताए हुए समय का नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, न केंट से न किसी और से। यह जर्नल उस समय का लेखा जोखा है जो उसने उस पागल खाने में बिताया था। और अचानक यह छोटी सी फटी पुरानी नोटबुक मेरे लिए सबसे कीमती चीज बन जाती है जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी थामी है। मुझे यह तक समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी अपने कमरों तक कैसे पहुंच गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने अपनी बेडरूम का दरवाजा लॉक किया, अपनी ऑफिस का दरवाजा अनलॉक किया, फिर खुद को अंदर बंद कर लिया। अब मैं यहां बैठा हूं अपनी डेस्क पर, कागजों और गुप्त दस्तावेजों के ढेर को एक तरफ धकेल चुका हूं और घूर रहा हूं इस जर्जर नोटबुक के कवर को, जिसे पढ़ने से मैं लगभग डर रहा हूं। इस डायरी में कुछ ऐसा है, कुछ बहुत निजी, मानो इसे सबसे तन्हा भावनाओं, किसी एक इंसान की सबसे नाजुक घड़ियों ने बांध कर रखा हो। इसकी हर पंक्ति में वो बातें लिखी गई हैं जो उसने अपनी 17 साल की जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों में महसूस की। और मैं अब वही पाने वाला हूं जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी, उसके दिमाग के अंदर झांकने का मौका। पर अब इस इंतजार की बेचैनी मुझे खत्म कर रही है, और साथ ही मुझे इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं यह गलती साबित न हो जाए। अचानक मुझे खुद पर ही शक होने लगा है। क्या मुझे वाकई ये जानना चाहिए? लेकिन हाँ, मैं जानना चाहता हूं। मुझे ये जानना ही होगा। मैं किताब खोलता हूं, अगला पन्ना पलटता हूं। दिन 3, आज मैंने चीखना शुरू किया, और सिर्फ यही 4 शब्द मुझे किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरे वार कर जाते हैं। मेरा सीना तेजी से उठ और गिर रहा है, मेरी सांसें बेकाबू हो रही हैं। मुझे खुद को जबरदस्ती शांत करके आगे पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगता है कि इस डायरी के पन्नों में कोई क्रम नहीं है। वह शायद डायरी पूरी भरने के बाद फिर से शुरुआत से लिखने लगी थी। उसने हर जगह लिखा है, हाशियों में, पुराने पैराग्राफ्स के ऊपर, बहुत छोटे, लगभग अदृश्य अक्षरों में। नंबर्स हर जगह बेतरतीब ढंग से लिखे हुए, कभी कोई एक ही नंबर बार बार, कभी कोई एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, घेरों में बंद, रेखाओं से रेखांकित। और लगभग हर पन्ने पर कुछ वाक्य और पैराग्राफ पूरी तरह काट दिए गए हैं। यह पूरी तरह अराजकता है। मेरा दिल इस एहसास से कसने लगता है
इस हकीकत को देखकर जो साबित करती है कि उसने क्या क्या सहा होगा। मैंने हमेशा अंदाजा लगाया था कि वह किस यातना से गुजरी होगी उस अंधेरे डरावने माहौल में कैद रहने के दौरान। लेकिन अब जब मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूं, काश मैं सही ना होता। अब जब मैं इसे क्रम में पढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे एहसास होता है कि मैं उसके द्वारा बनाए गए इस नंबरिंग सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहा। ये सब सिर्फ वही समझ सकती थी। मेरे पास बस यही एक तरीका है। मैं पन्ने पलटता हूं और वे हिस्से ढूंढने की कोशिश करता हूं जो थोड़े स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। मेरी नजर एक खास अंश पर रुक जाती है। यह अजीब बात है कि मैंने कभी शांति नहीं जानी। यह जानना कि चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मुझे कभी कोई पनाह नहीं मिलेगी, कि दर्द का खतरा हमेशा मेरे कानों में फुसफुसाता रहेगा। मैं इन 4 दीवारों के अंदर महफूज नहीं हूं। मैं अपने घर से बाहर निकलने पर भी महफूज नहीं थी, और अपने घर में बिताए 14 सालों में भी मैंने कभी महफूज महसूस नहीं किया। यह पागल खाना हर दिन लोगों की जान लेता है। दुनिया पहले ही मुझसे डरना सीख चुकी है, और मेरा घर वही जगह थी जहां मेरे पिता ने मुझे हर रात मेरे कमरे में कैद कर दिया, और मेरी मां मुझ पर चिल्लाती थी क्योंकि उसे एक गलती को पालने के लिए मजबूर किया गया था। वह हमेशा कहती थी कि यह मेरे चेहरे की वजह से था। उसके लिए कुछ था मेरे चेहरे में जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। मेरी आंखें, जिस तरह मैं उसे देखती थी, यह हकीकत कि मैं अस्तित्व में हूं। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उसे न देखूं। हमेशा चीखती थी, मुझे मत देखो। वह चीखती थी, बस देखना बंद करो। वह चीखती थी। उसने एक बार मेरा हाथ आग में डाल दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि यह जलेगा या नहीं, उसने कहा। सिर्फ यह देखने के लिए कि यह एक आम हाथ है या नहीं, उसने कहा। मैं तब सिर्फ 6 साल का था। मुझे याद है क्योंकि वह मेरा जन्मदिन था। मैंने झटके से नोटबुक जमीन पर गिरा दी। मैं फौरन सीधा खड़ा हो जाता हूं, अपना दिल काबू में रखने की कोशिश करता हूं, अपने बालों में हाथ फेरता हूं। मेरी उंगलियां जड़ों में अटक जाती हैं। ये शब्द बहुत करीब है, बहुत ज्यादा पहचाने से। एक बच्चे की कहानी जिसे उसके माता पिता ने सताया, जिसे बंद कर दिया गया, फेंक दिया गया। ये सब मेरे दिमाग से बहुत करीब से टकरा रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पहले कभी कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो मेरी हड्डियों तक बोल सके। और मुझे पता है कि मुझे यह नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि यह मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे कुछ नया नहीं सिखाएगा, मुझे यह नहीं बताएगा कि वह कहां गई होगी। मैं पहले से ही जानता हूं कि इसे पढ़ने से मैं सिर्फ और पागल हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं खुद को उसके जर्नल की तरफ हाथ बढ़ाने से रोक नहीं पाता। मैं उसे फिर से खोलता हूं। क्या मैं अब पागल हो चुका हूं? क्या यह हो चुका है? मुझे कैसे पता चलेगा? और तभी इंटरकॉम की भयानक आवाज अचानक इतनी तेज गूंजती है कि मैं अपनी कुर्सी से उलझकर गिरते गिरते बचता हूं। दीवार पकड़कर खुद को संभालना पड़ता है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। मेरी पट्टी बंधी बाजू जलने लगी है, और मेरे पैरों में अब खड़े रहने की ताकत भी नहीं रही। मैं अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ यह दिखाने में लगाता हूं कि मैं अब भी सामान्य हूं। क्या? मैं गुस्से में पूछता हूं। साहब, मैंने बस ये जानने की कोशिश की कि क्या आप अब भी... खैर सभा साहब, जब तक कि मैंने समय गलत न समझा हो। मुझे बहुत खेद है। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। हे भगवान के लिए डिलालियो। मैं अपनी आवाज के कंपन को दबाने की कोशिश करता हूं। माफी मांगना बंद करो, मैं आ रहा हूं। जी साहब, वह कहता है। धन्यवाद साहब। मैं लाइन डिस्कनेक्ट करता हूं। फिर मैं नोटबुक उठाता हूं, उसे अपनी जेब में डालता हूं और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं।